स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था वो ये था कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स में अगर आपने देखे होंगे काफ़ी जो है क्वेश्चंस जो हैं वो बाज़-औक़ात इस टॉपिक से भी आया है। वो ये है कि बाज़-औक़ात मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कायरलिटी सेंटर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में पढ़ा है। हमने कहा कि किसी किस्म की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और कायरलिटी सेंटर मतलब होना चाहिए, तो वो कंपाउंड्स जो हैं वो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। कुछ एक्सेप्शनल हमारे पास क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास कायरलिटी सेंटर नहीं होता, लेकिन वो जो हैं वो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में स्टिल ये प्रॉपर्टी मौजूद रहती है, यानी ये वाली कंडीशन मौजूद रहती है कि उसमें किसी किस्म की सिमेट्री ना हो और वो अपने मिरर इमेज के ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोज़िबल हों। तो उस ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, कुछ जो हैं वो उनमें कुछ ऐसी ख़ुसूसियत पाई जाती हैं जिसकी वज़ह से जो है वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज़िबल नहीं होते और वो जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं और उसमें किसी किस्म की सिमेट्री भी नहीं होती। अब हमने ये पढ़ा कि अ मॉलिक्यूल इज chiral if it is not superimposable on its mirror image and the presence of a tetrahedral carbon with four different groups is the only one type of chirality center. So while most of the chiral molecules जो है we encounter have chirality center and जो है वो जो जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कहते हैं कि chirality मौजूद है। तो इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि वो बेसिकली बज़ाहिर हमारे पास यानी हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज़्म में देखा कि कार्बन-कार्बन बॉन्ड की रोटेशन हमारे पास हो रही होती है और उसके रिज़ल्ट में जो डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आते हैं। अब बाज़-औक़ात कुछ कंपाउंड्स क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें आपके पास बज़ाहिर तो कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड है और वहाँ पे फ्री रोटेशन होनी चाहिए और वो डिफरेंट कन्फॉर्मर में एग्ज़िस्ट करना चाहिए उस कंपाउंड को, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे कोई इस तरह से बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं जो उस कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं या उस इस तरह से उस तरह की कोई प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे वो एक ही फॉर्म में ये लॉक हो जाए वो मॉलिक्यूल एक ही कन्फर्मेशन के अंदर और दूसरी कोई कन्फर्मेशन एग्जिस्ट जो करती है वो उसका मिरर इमेज हो, लेकिन वो अपने मिरर इमेज के अंदर जो है वो बाय सिंपल जो है वो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे रोटेशन से वो कन्वर्ट ना हो रहा हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करें। सो ऐसा जो है वो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को जो कि स्टेबल हों और उनको हम आइसोलेट भी कर सकें और उनको उनके लिए फिर एक टर्मिनोलॉजी ने जन्म लिया और जो है एट्रोप आइसोमरिज्म्स। इसके बारे में ये आपके पास एक एग्जांपल है एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड की जिसमें बज़ाहिर आपको कोई भी कायरल सेंटर नज़र नहीं आ रहा। ये बायफिनाइल या उसके डिफरेंट जो है वो आगे हम चल के देखेंगे क्लासेस ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये इसका एस और आर आइसोमर है कि जिसमें बज़ाहिर आपके पास इसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक आइसोमर है और ये इसका मिरर इमेज है। इस कार्बन-कार्बन बॉन्ड की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ये बल्कि फिनाइल ग्रुप की मौजूद ये फास्फोरस के साथ जो 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस वाली फॉर्म में लॉक्ड हो जाता है और ये वाली फॉर्म इसकी लॉक्ड इस फॉर्म में होता है। और ये दोनों एक-दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है और इसमें किसी किस्म की मतलब सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो वो उसकी वजह से जो है ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। एट्रोप आइसोमरिज्म का फिनोमेना क्या है? ठीक है? या ये जो है ये मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि वो वाले जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है आपके पास जहाँ पे किसी सिंगल बॉन्ड की उसकी वजह से जो आइसोमर्स जन्म लेते हैं उनको हम एट्रोप्स आइसोमरिज्म मर्स कहते हैं और ऐसे जो इस फिनोमेना को हम एट्रोप आइसोमरिज्म का फिनोमेना कहते हैं। तो इसके अंदर आप को मैं दिखाऊँगी कि कौन-सी कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है किसी भी यानी कि अगर यहाँ पर ये बल्की ग्रुप्स मौजूद नहीं होंगे, तो ये सिंगल फ्री रोटेशन ये आराम से यहाँ पे इस बॉन्ड को पिवटल बॉन्ड कहते हैं और यहाँ पे फ्री रोटेशन यहाँ पे कंटीन्यूअसली होगी। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे-जैसे आपके पास जो है वो कोई बल्की ग्रुप आपके पास आ रहा जाता है जिसकी वजह से
उसके अंदर जो है वो ग्रुप्स के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो उसके अंदर हो जाएगी। अब ये जो एट्रोप आइसोमरिज्म का फिनोमेना है, ये रिचर्ड कोहन ने लाइक 1933 वाले टाइम पीरियड में उसके मंजर आम पर आया, और उसका मतलब ये है कि नॉट टू टर्न, मतलब कि जाहिर है जैसे मैंने बताया कि एक बॉन्ड की वजह से या रोटेशन जो बॉन्ड्स की है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो जो कंपाउंड है वो आपके पास डिफरेंट आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर रहा है और वो नॉन सुपरेबल इमेजेस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। सो जो है इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैं, उसमें आपके पास एलीन्स भी आ जाते हैं या सब्स्टिट्यूटेड बायफिनाइल्स भी आ जाते हैं या ट्रांससाइक्लोटीन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ कंपाउंड्स की जिनमें कायरलिटी सेंटर ना होने के बावजूद भी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, और ये कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो एट्रोप आइसोमरिज्म्स जो हैं उनके लिए कंडीशन क्या है कि एक स्टेबल रोटेशनल एक्सिस होना चाहिए, या यूं कह लें कि प्रेजेंस ऑफ जो एक सेंट्रल, ये जो आपको पीछे एक नजर आया कि ये कायरल एक्सिस है कि ये होना चाहिए, और उसके दोनों साइडों पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए आपके पास। तो यानी कि ऐसा ना हो कि वो दो इक्वल हाफ में कट हो रहा हो और उसमें किसी किस्म की सिमेट्री हो, यानी ये जो कायरल एक्सिस है एक ये होना चाहिए, और वो जो आइसोमर्स हैं वो सेपरेबल होने चाहिए एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, ठीक है, कि उनको हम आइसोलेट कर सकें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एट्रोप आइसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अबाउट अ सिंगल बॉन्ड जो है वो हो रही होती है, और उसमें वजह क्या होती है कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टीरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाती है, कि जो एक बैरियर बन जाती है रोटेशन के लिए, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड्स है वो इंडिविजुअल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो है वो हम उनको आराम से आइसोलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया क्या है, कि लाइक उसके अंदर जो है वो एक एक्सिस इस तरह का होना चाहिए, या यूं समझ लें कि यूं इस बात को आप यूं समझ लें कि उसके अंदर किसी किस्म की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लाइक जिस तरह से कि आपने ये आपके पास जो दो रिंग्स हैं, तो दोनों रिंग्स के यानी कोई भी रिंग जो है वो दो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर रही हो, उसको किसी भी रिंग को, आइदर सिंगल रिंग को या दोनों रिंग को, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ जैसे ये है, अब इसके अंदर जो है वो है, ये वो है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जैसे इस वाली रिंग के अंदर है, तो इस तरह से नहीं आपके पास जो है वो होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब एक्सिस ऑफ कायरलिटी क्या है, या जो पीछे आपको बताया कि वो एक ऐसा एक्सिस है अबाउट विच अ सेट ऑफ एटम्स या फंक्शनल ग्रुप जो है is held so that it results in a spatial arrangement that is not superimposable on its mirror image, कि जिस तरह से जिसके रिजल्ट में वो इस तरह का आपको अरेंजमेंट दे कि एक हाफ वो दूसरे हाफ के ऊपर जो है वो उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल जो है वो मिरर इमेज हो। तो ये आपके पास डिफरेंट, यानी अब आपके पास डिफरेंट हैं क्लासेस हैं, मतलब ये पहला और दूसरे में तो चूंकि सिमेट्री मौजूद है, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल को देखें तो कहीं पे भी आप किसी भी एक सिंगल रिंग को भी दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, पहली और दूसरी एग्जाम्पल के अलावा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि द सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इन द ऑर्थो पोजीशन पे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इतने लार्ज होने चाहिए कि वो जो रोटेशन है अबाउट द पिवटल बॉन्ड, या वो जो सिंगल बॉन्ड है जिससे वो दोनों रिंग्स ज्वाइन है, वहां पे जो है वो, ताकि उनकी जो रोटेशन है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सके। जैसे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे कंपाउंड्स की मौजूद है कि इतने बल्कि ग्रुप होने चाहिए कि वो आपके पास उस रोटेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जो सबसे पहले हमने स्लाइड शुरू की थी, और बी नेप की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। इसका नाम ये उसकी एब्रीवेशन है, क्योंकि ये काफी लंबा है, जो कि है 2-डायफिनाइल फॉस्फिनो 1,2-डायफिनाइल फॉस्फिनो नेप्थलीन 1-आयल नेप्थलीन। उसकी वजह हम बी निप यूज कर रहे हैं। तो ये जो कायरलिटी है बी निप के अंदर, इसके पीछे भी रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, इसके इस बॉन्ड की वजह से, कि इस बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इन ग्रुप्स की वजह से, और ये इसमें आपको एक्सिस ऑफ कायरलिटी दिखाया गया है कि यानी कि ना हो बल्कि ग्रुप्स भी अटैच हैं उसके अराउंड, और उसमें एक्सिस ऑफ कायरलिटी भी मौजूद है। तो ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो इस बी निप को जो है वो निप को ऑप्टिकली एक्टिव कर रहा है, ठीक है, और जिसके रिजल्ट में दो रिजॉल्वेबल, यानी रिजॉल्व कि आप उनको आइसोलेट कर, कन्फर्मेशनल आइसोमर में तो हमने ये पढ़ा था ना
कि जहां पे हमने कहा सीसी बॉन्ड की कॉन्टिन्यूसली रोटेशन है कि हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस केस में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो लॉक्ड हो जाते हैं किसी एक आइसोमर की फॉर्म में, तो हम उनको जो है वो आइसोलेटेबल यानी कि वो रिजॉल्वेबल ये मौजूद आपके पास होते हैं कि यार ये वाला एस वाला आइसोमर है या ये आर आइसोमर है, आइसोलेट करके। सो व्हेन ईच एनेंटियोमर, इसमें आप इसको जो है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। और किस तरह से यूज करते हैं कि इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी हम मेटल्स के साथ कम्प्लेक्सेशन कर देते हैं ना, यानी ये एज अ लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर इसमें आप रुथीनियम या रोडियम जो है वो इसके साथ कम्प्लेक्स बना देते हैं फास्फोरस के साथ, और ये आपके पास कायरल ऑर्गेनो मेटालिक कम्प्लेक्सेस के तौर पर एक्ट करते हैं, और वो डिफरेंट जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लाइक जो है उसको कैटलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी ये आर और ये एस वाला। So the significance of chiral ligand is highlighted by the industrial synthesis each year of approximately 3,500 tons of methanol, ठीक है, using an isomerization reaction involving rhodium S-BNIP catalyst। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस आप ये बताया जा रही है कि S-BNIP को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाता है, जहां 3,500 टन ऑफ मीथानोल को जो है वो हम जो है किसी एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन को करके जो है वो हासिल करते हैं। और जो प्रॉपर्टी लाइक इसमें है, ये नहीं कि वहां आप एस के लिए यूज कर रहे हो, वहां आप आर वाला आइसोमर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ऐसे कंपाउंड्स की जहां पर कायरलिटी सेंटर नहीं था लेकिन उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है। सो जो है जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कायरलिटी कैन बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव नो कायरल सेंटर। सो ये कंडीशन कब होती है? वाया कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, बट इट इज लेस कॉमन देन कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम कन्फिगरेशनल आइसोमर। ये कोई जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म यानी जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या कार्बन कार्बन रोटेशन की वजह से ये कुछ कंपाउंड्स में फिनोमेना आ रहे हैं, ये इतना कॉमन नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। जिस तरह एक कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में आपके पास कायरलिटी आती है, ये वैसा तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल जो है वो क्लास है एट्रॉप आइसोमर्स की जिसकी में ये मौजूद होती है ये क्वालिटी। सो फॉर एग्जांपल ब्यूटेन में, ठीक है, क्या होता है, द बैरियर टू इंटर कन्वर्जेंस इन इज लार्ज एंड द एनेंटियोमर कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट एम्बिएंट टेम्परेचर थ्रू अ प्लेनर फोर। सो द मॉलिक्यूल विल बी कायरल एंड द एनेंटियोमर कैन बी जो है वो सेपरेटेड। सो इसमें एन एग्जाम्पल जो आपके तौर के सामने यहाँ पर मैंने दिखाई वो बायफिनाइल की थी, कि जिसकी में लार्जर ग्रुप्स जो थे वो रिंग की पिवटल बॉन्ड के करीब ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद थे, जो कि नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन शो कर रही थी एक कन्फॉर्मर के अंदर। तो जिसकी वजह से जो है उसकी रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और वो जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट किया, और उसका जो मिरर इमेज था, यानी ये इस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो दोनों आइसोमर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहे हैं। सो ऑल दो इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन चूंकि मिरर इमेजेस जो हैं, जो आइसोमर्स हैं, वो मिरर इमेजेस की फॉर्म में हैं और नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं, तो ये मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये कायरल है, ठीक है। और ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड को हम फिर एट्रॉप आइसोमर्स का जो है वो नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक क्लास ऑफ कंपाउंड है लाइक बायफिनाइल, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि मॉलिक्यूल जो है किसी एक कन्फर्मेशन के अंदर लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। और वो जो है फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पे एक और बायफिनाइल की एग्जांपल है, बायफिनाइल के ही डेरिवेटिव की। तो जो सेंटर वाला जो आपके पास कंपाउंड है, इसमें आप ये देखें कि वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, यानी सिमेट्रिकल है, और वो अकायरल है। इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि ये हाईली स्ट्रेन्ड हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा हायर एनर्जी पर होगा। ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा लार्जर है, तो उसमें इस तरह से होगा कि ये इस वाले फॉर्म के अंदर लॉक्ड हो जाएगा और ये इस वाले फॉर्म के अंदर लॉक्ड हो जाएगा, यानी ये इस वाले फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर जो है ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। यानी ये जो रिंग है, इन दोनों, इस केस में ये प्लेनर्स हैं, लेकिन ये यहाँ रह नहीं सकती प्लेनर, इनकी को प्लेनर नहीं हो सकती ये दोनों रिंग्स, यहाँ पे ये प्लेनैरिटी नहीं रहती। यानी ये फॉर एग्जांपल और ये वाली रिंग जो है वो 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनल हो जाती हैं, और इसीलिए ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, और फिर इसमें हम कहते हैं ये कायरलिटी है, ठीक है। और इसमें कोई वो प्लेन ऑफ सिमेट्री या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहती।
तो जिसकी वजह से जो है वो आपके पास यानी ये मॉलिक्यूल इस आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है ओ क्राउडीनेस की वजह से या स्टीरिक स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर वाला जो कन्फर्मेशन है वो प्लेनर है, ठीक है, और उसके अंदर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। और अगर कोई मॉलिक्यूल यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल ये अचीव करता है ये वाली कन्फर्मेशन और इसमें से फॉर इंस्टेंट यानी पास करता है कि इसमें से रोटेशन होती हुई इसमें से पास करे, सो फिर ये ऑप्टिकली जो है वो ये हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि ये वाली जो कन्फर्मेशन है ये बहुत हायर एनर्जी पर है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास आयोडीन और ब्रोमीन अटैच हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं रह सकते, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाएगा और हायर एनर्जी पर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये इस फॉर्म में इस वाली कन्फर्मेशन के अंदर लॉक्ड हो जाता है और ये दो इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। और वो इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में नहीं होते, क्योंकि इंटर कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा हायर एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड है, जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और अगर ये कर लेगी तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो कंपाउंड नहीं रहेगा। सो दे आर एन एंशियोमर, ये जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड, और हम उनको आइसोलेट भी कर सकते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और उनकी जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपके पास किसी भी एनेंशियोमर्स की होती है। तो इसके अलावा एक और क्लास मतलब एक और कंपाउंड है जिसमें आपके पास एग्जांपल है ट्रांससाइक्लोऑक्टीन की, जो है वो स्ट्रेन मॉलिक्यूल है और ये भी कन्फर्मेशनल एनेंशियोमरिज्म का फिनोमेना यानी रोटेशन की वजह से या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये फिनोमेना शो जो है वो कर सकता है। अगर ये जो ट्रांससाइक्लोऑक्टीन है अगर ये एक प्लेनर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये आपके पास कायरल नहीं होगा, लेकिन इन ऑर्डर टू रिलीव द स्ट्रेन ये अपने आप को जो है वो नॉन प्लेनर फॉर्म में ले आता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो है इस तरह से अपने आप को उसने फोल्ड करके स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए मौजूद होता है इस फॉर्म में, और जो इसका मिरर इमेज होता है वो उसके ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हुई या स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए ट्रांससाइक्लोऑक्टीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है ये यानी इसमें सिमेट्री भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो जो प्लेनर होगा, जैसे हमने बायफिनाइल के केस में देखा कि ये प्लेनर या तो इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह ये भी प्लेनरिटी की बजाय इस फॉर्म में रहेगा और वो जो दोनों फॉर्म्स जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगी। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ये किसी भी मतलब हम कहते हैं कि ये एक इंस्टेंट के लिए या फौरन किसी भी लम्हे के लिए ये अगर वो प्लेनर फॉर्म में चला जाता है तो फिर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं रहेगी। दूसरी क्लास ऑफ कंपाउंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है जिसमें ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का यानी ये फिनोमेना होता है। एक और एक्सेप्शनल क्लास है वो है एलीन्स। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एलीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कारल कंपाउंड्स जो हैं ये उसकी एग्जांपल है जिसमें कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके साथ दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं। सेंटर वाले कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और दोनों जो उसके साथ अटैच्ड कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यानी इसमें आपके पास एडजेसेंट डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम एलीन्स कहते हैं और इसके अंदर भी स्टीरियोआइसोमरिज्म का फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो इसके अंदर दो प्लेन्स होते हैं और वो दोनों पाई बॉन्ड्स को जो है वो बने होते हैं और वो परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक ये जो सेंटर वाला आपका कार्बन है इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, लेकिन वो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऑर्बिटल को एक डबल बॉन्ड बनाने में यूज करता है और वो दूसरे को दूसरे में, यानी ये देखें सेंटर वाले के पास एक ब्लू लोब्स जो आपको नजर आ रही है और एक ग्रीन, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक वाले कार्बन के साथ
जो इसने बॉन्ड बनाया है वो इस तरह से है और वो इस डायरेक्शन में है। यानी ये वाला पाई बॉन्ड जो इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बनाया है, ये और इसमें ये ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी ये 90 डिग्री पर होते हैं, और उसमें आपकी वजह के पास जो है वो दो दो प्लेन्स हैं और दोनों वो जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और यही वजह है कि अब आगे हम चल के देखते हैं कि किस तरह से वो इसको जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो बना रहा है विदाउट एनी कायरल सेंटर। सो एज आई टोल्ड यू कि इन केस ऑफ एनी एलीन जो है वो जो द सेंट्रल एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और जो दो आउटर एटम्स जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और वो ट्राइगोनल हैं, और ऊपर वाला जो सेंट्रल वाला है वो लीनियर है। हम ये समझते हैं कि दिस पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक प्लेन में होगा, लेकिन जब इसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो सेंट्रल एटम जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं टू फॉर्म द पाई बॉन्ड्स जो है विद द अदर आउटर टू कार्बन एटम्स। ठीक है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों बॉन्ड्स, जैसे कि ये इस फिगर में भी आपको शो किया जा रहा है मॉडल के जरिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये उसका जो है वो आपके पास है। अब इसमें एलीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ऑफ द कंपाउंड्स, इसमें विद वन डबल बॉन्ड है, यानी कि उनका उससे वो टोटली उससे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सिस ट्रांस में जो 4 ग्रुप्स जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, और वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपके पास अटैच होते हैं, और वो एनेंशियोमर्स नहीं होते और ना ही वो कायरल होते हैं। While in case of allenes क्या होता है कि the groups are in two perpendicular planes and the isomers are a pair of optically active enantiomer के केस में। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाया गया है। यह कार्बन नंबर 3, इस वाले कार्बन की आपके पास यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ये वही पिछली वही रिपीट हो रही है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपके पास और इसकी क्या होती है। जो है इस केस में नन ऑफ द कार्बन एटम इज अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम्म, होना ये चाहिए कि वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो एंड वाले आपके पास जो कार्बन है, अब उन अब हमारे पास इसमें कायरलिटी ये कब कायरल होगा। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो एंड वाले दो कार्बन हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनके साथ जो है वो कौन से जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, और फिर अगर वो उन सब्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे कार्बन के साथ सेम है या वो डिफरेंट हैं, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कहीं उसके अंदर कोई सिमिट्री जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसको हम ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, और आगे चल के मैं आपको कुछ मॉडल से भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो जाहिर जैसे कि हमने कहा कि जो दोनों एंड वाले कार्बन हैं और वो जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं जो सेंटर वाले कार्बन के साथ पाए बॉन्ड, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो जाहिर है जो उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट उनमें अटैच हैं वो भी उनके जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस वजह से जो है उसमें सिमेट्री जो है वो नहीं होती और वो कायरल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें कि इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और वो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, यानी ये वाले सब्स्टिट्यूएंट इन वाले सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती और वो अपने मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल जो है वो होते हैं, और जिसकी वजह से वो जो है वो कायरल होते हैं। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है डिफरेंट। अब ये देखें, अब अगर ये कब मुमकिन है कि आपके पास वो जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मतलब एलीन है जिसमें आपके पास चारों सब्स्टिट्यूएंट, यानी हर कार्बन पे जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाइट बॉल्स आपको दिखाई गई हैं कि वो हाइड्रोजन है, जो है उस केस में क्या होता है। ठीक है, उस केस में मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और वो सुपर इम्पोजिबल होता है अपने मिरर इमेज के ऊपर, और उसको हम कहते हैं कि वो एक कायरल है। ठीक है, और इस केस में जब उसके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट दोनों कार्बन पर सेम हैं तो उसमें दो मिरर प्लेन एग्जिस्ट करती हैं, और जिसकी वजह से जो है वो हम एक आरएल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दो मिरर प्लेन इसके अंदर कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि वो किस तरह से उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब आप जरा गौर से इसको देखिएगा। ठीक है, ये
ये देखें, एक यानी ये एक मिरर प्लेन, ये कि आप इसको दो इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं, और एक मिरर प्लेन, ठीक है, और दूसरा मिरर प्लेन। ये वीडियो का लिंक गिवन है, आप इसको देखें। एक मिरर प्लेन आपके पास, ये अब ये देखिए ऐसा है, और एक दूसरा ऐसा। इसको जरा आप अगर स्लाइड में से गौर से देखें, तो मैंने इसको कैप्चर करके रखा है। देखिए, एक जो मिरर प्लेन है वो आपके पास जो है वो ये है, ठीक है, यानी इसको ये, सॉरी,